नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है जिस के बारे में हम लोग जो बात करेंगे वो है हाउ टू वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें हमको कैसे काम करना है, हाउ टू वर्क कैसे काम करना है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, जो लोग काम करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, ठीक है, और किस टाइप का काम होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है और आपका काम क्या रहता है। बेसिकली जो फार्मासिस्ट होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है प्रोडक्शन में। नॉर्मली वो सुपरविज़न का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाम से ही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिफरेंट डोजेस फॉर्म का जो है वो प्रोडक्शन होता है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में तो रफ एंड टफ डिपार्टमेंट होता है, शिफ्ट बेस ऑपरेशन होता है, ABC 3 शिफ्ट्स होती हैं और जनरल शिफ्ट भी होती है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट और जनरल शिफ्ट। तो इनकी टाइमिंग अलग अलग होती है, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेबोरियस डिपार्टमेंट होता है, मतलब मेहनत के साथ काम करना पड़ता है लोगों को, और वर्क प्रेशर भी रहता है क्योंकि हमको टाइम बाउंड डिलीवरीज देनी होती हैं, इसलिए थोड़ा सा वर्क का प्रेशर रहता है कि हमको एक डेफिनेट टाइम में हमारी एक्टिविटी को या फिर ऑपरेशन को कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन। जो लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो जैसा कि फार्मास्यूटिकल का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बहुत ही क्रिटिकल डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीधे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो जो लोग इसमें काम करते हैं ना उनकी क्वालिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो ये लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी होते हैं, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, MSc केमिस्ट्री या फिर साइंस ग्रेजुएट बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी। एटलीस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको एटलीस्ट साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। आज का जो करंट सिनेरियो है उस सिनेरियो में प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कंपनी, अच्छी कंपनी, रेगुलेटरी कंपनी, इनमें जो सुपरवाइज़र या ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव जो भी लोग होते हैं, ये क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ये फार्मेसी बैकग्राउंड से होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी है, मशीन ऑपरेशन या इन सब के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बाकी जो सुपरवाइज़र है उसके ऊपर के लोग होंगे वो या तो B फार्म होंगे या फिर M फार्म होंगे। एटलीस्ट वो तो इतनी क्वालिफिकेशन तो उनकी होनी चाहिए। ये मैं एक सर्टन एक लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे रेगुलेटरी कंपनियाँ हैं जो USFDA, MHRA है, ये सब एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, उसमें ये होता है। बट कहीं कहीं पे MSc केमिस्ट्री वाले भी प्रोडक्शन में काम करते हैं, ठीक है। बट अगर पुराने समय में, आज के लगभग 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल पुराने अगर समय में हम जाए तो उस समय मैक्सिमम कंपनियों जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें BSc, MSc ये लोग भी काम करते थे। बट सिनेरियो अभी आज के डेट में चेंज हो चुका है। तो आज के सिनेरियो में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग हैं, इवन स्टाफ लेवल के ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं वो फार्मेसी बैकग्राउंड से आते हैं। बाकी जैसे कि ऑपरेटर लेवल पे है, टेक्नीशियन लेवल पे है, तो ऑपरेटर लेवल पे क्योंकि उनको मशीन हैंडल करना है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी भी चलते हैं, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ITI, ये बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं वो लोग मशीन को ऑपरेट करते हैं। बट सुपरवाइजर लेवल के लोग जो होते हैं एटलीस्ट वो फार्मेसी बैकग्राउंड से होते हैं। अब अगला जो है व्हाट वर्क्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग ही होगी, किसी चीज़ का उत्पादन ही होगा। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म, मतलब हमारा जो मेडिकामेंट्स होगा उसके डोजेस फॉर्म को हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। अब ये डोजेस फॉर्म भी कई तरीके की होती हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है, टैबलेट कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। दूसरा जो होता है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया। तो अगर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे ऑइंटमेंट, क्रीम या पेस्ट बनेगा। अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे तुम्हारा आपका सिरप, सस्पेंशन और इमल्सन बनेंगे। अगला जो है वो पैरेंटल डोजेस फॉर्म।
पेरेंटल डोजेज फॉर्म मतलब यहाँ पे इंजेक्टेबल्स बनते हैं, ये बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, स्पेशली हम लोग बात करेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म की। सॉलिड डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग मतलब हमारा जो टैबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम लोग सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलते हैं। तो अगर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म में स्पेशली टैबलेट या कैप्सूल की बात करें तो ये जो प्रोडक्शन होता है इनका, ये डिफरेंट फेजेस में होता है। तो फेजेस को अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे डिस्पेंसिंग होता है जो मटेरियल को डिस्पेंस करता है एक्टिव एक्सिपिएंट्स को। अगला जो हमारा फेज़ होता है वो ग्रेनुलेशन होता है। ग्रेनुलेशन के बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद कोटिंग होगा, कोटिंग के बाद टैबलेट सीधे पैकेजिंग को जाएगी। अगर वो कैप्सूल फिलिंग है तो ग्रेनुलेशन के बाद सीधे वो कैप्सूल फिल होगा, उसके बाद वो पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग होकर हमारा बैच जो है वो डिस्पैच होगा। अगर आप फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी एक फेज़ में काम करना होगा। फॉर एन एग्जांपल जैसे डिफरेंट फेजेस दिए गए हैं, प्रोडक्शन, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, कैप्सूल, पैकेजिंग। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सब देखेगा, वो डिस्पेंसिंग भी देखेगा, ग्रेनुलेशन भी देखेगा, कंप्रेशन भी देखेगा, कोटिंग भी देखेगा, कैप्सूल फिलिंग भी देखेगा, पैकेजिंग नहीं। एक लोगों की टीम होती है, ठीक है, जो कि एक डिफरेंट पर्टिकुलर फेज़ जो होता है उसकी वर्किंग के लिए या उसके लिए वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने फार्मा प्रोडक्शन ज्वाइन किया, या तो आप डिस्पेंसिंग में काम करोगे, ठीक है, या ग्रेनुलेशन में काम करोगे, या कंप्रेशन में काम करोगे, या कोटिंग में काम करोगे, या कैप्सूल फिलिंग में काम करोगे, या पैकेजिंग में काम, किसी एक ही फेज़ में आपको काम करना है। क्योंकि क्या होता है, आप सुपरमैन तो हो नहीं, यहाँ से लेकर सब एक्टिविटी आप मॉनिटर कर पाओगे, नहीं। आपको किसी एक फेज़ में काम करना होता है। पूरी लोगों की एक टीम होती है जो हर एक फेज़ के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट, तो ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कि एक ही एरिया होगा, ग्रेनुलेशन के 10, 12, 15 एरिया होंगे। तो इसमें क्या लोगों की पूरी टीम होती है, इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है, शिफ्ट इंचार्ज होगा, सेक्शन हेड होगा, तो पूरा एक लोगों की टीम होती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट की, तो मशीन चलाने के लिए ऑपरेटरों की एक टीम होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल 10 ग्रेनुलेशन एरिया है, उसमें 2-2, 3-3 मशीनें हैं, तो एक एरिया में एटलीस्ट 2-2, 3-3 ऑपरेटर रहेंगे डिफरेंट मशीनों को ऑपरेट करने के लिए। अब ऑपरेटर के ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र क्या करता है, पूरी एक्टिविटी को सुपरवाइज करता है कि भाई जो भी हमारा बीएमआर के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कौन सुपरवाइज करेगा, ये हमारा सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज करेगा। अब इसके ऊपर, और सुपरवाइज़र क्या होगा, नॉर्मली हर एक एरिया का एक इंडिविजुअल सुपरवाइज़र होता है। अब सुपरवाइज़र के ऊपर क्या होगा, एक शिफ्ट का इंचार्ज होगा। फॉर एन एग्जांपल ए शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है 7 से 3, तो उस पूरी शिफ्ट का ग्रेनुलेशन का एक शिफ्ट इंचार्ज होगा। वो पूरा ऑल ओवर फॉर एन एग्जांपल 10 ग्रेनुलेशन एरिया, उसकी पूरी एक्टिविटी को वो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो भी सुपरवाइज़र हैं वो उसको रिपोर्ट करेंगे। अब शिफ्ट इंचार्ज के ऊपर जो होता है, उनके ऊपर एक डिपार्टमेंट हेड या सेक्शन हेड होता है जो कि पूरे सेक्शन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ग्रेनुलेशन है, ग्रेनुलेशन एक फेज़ है, उसमें लोगों की टीम होती है, मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर के ऊपर सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर शिफ्ट इंचार्ज होता है, शिफ्ट इंचार्ज के ऊपर जो हमारा सेक्शन हेड या फिर डिपार्टमेंट हेड रहता है जो कि पूरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर कंप्रेशन का भी रहेगा, ग्रेनुलेशन कंप्रेशन का रहेगा, कोटिंग का रहेगा, कैप्सूल फिलिंग का रहेगा, पैकेजिंग का रहेगा। तो ये पूरा जो है एक फेज़ जो है कंटिन्यू चलता रहता है और एक लोगों की टीम जो है इसमें अलग अलग सेक्शन, अलग अलग फेज़ में काम करती रहती है। अब अगर अगली बात हमको ना सैलरी स्ट्रक्चर, अब देखिए सैलरी स्ट्रक्चर बड़ी चीज़ है भाई। अगर हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। अब सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड किस पे करता है, सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपकी कंपनी कैसी है, रेगुलेटरी है, डोमेस्टिक है, एमएनसी है, क्या है, किस लेवल की इंडस्ट्री है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे आपका क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप किस लेवल की कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी रेगुलेटरी है, डोमेस्टिक है या फिर एमएनसी है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी एमएनसी या रेगुलेटरी यूनिट्स बोले तो जो यूएसएफडीए, एमएचआरए, टीजीए से अप्रूव हो उनको रेगुलेटरी यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन। अगर आप इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं या फिर बड़ा ग्रुप है तो इसमें आपको सैलरी अच्छी मिलेगी।
अगर फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात करें आज के टाइम पे, तो फ्रेशर बी फार्म या एम फार्म ना, नॉर्मली एम फार्म को अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 4 लाख का पैकेज, तो 3.5 से 4 लाख का पैकेज तो आसानी से मिल जाता है ठीक ठाक कंपनी में। और आप बी फार्म हो तो 3-3.25 का पैकेज तो आसानी से मिल जाता है। तो बट ये डिपेंड करेगा कि कंपनी आपकी किस टाइप की है, रेगुलेटरी है, डोमेस्टिक है, छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर ठीक ठाक ग्रुप है या फिर एमएनसी कंपनी है तो आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा। एमएनसी कंपनी में तो आपको इसके ऊपर भी पैकेज मिल जाएगा। जो मैं 3.5 से 4 लाख नॉर्मल बोल रहा हूँ, आपको 5 से 6 लाख का भी एम फार्म है तो मिल जाएगा पैकेज। तो उन कंपनियों में जो हमारा पे स्केल होता है वो अच्छा होता है। अगर आप किसी छोटी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जो किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, ना तो किसी रेगुलेटरी यूनिट से अप्रूव है, कोई सर्टिफिकेशन है, तो वहाँ पे आपको सैलरी कम मिलेगी। हो सकता है आपको 10,000, 12,000, 15,000 महीने की सैलरी मिले, क्योंकि क्या छोटा ग्रुप है, उसका उतना टर्नओवर नहीं है, तो इसीलिए वो पैसे भी कम देते हैं। बट इनिशियली अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, आपको किसी छोटी कंपनी में जॉब के चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तो सीखेंगे, और सीख के फिर आप अगली कंपनियों के इंटरव्यू देते रहिए और वहाँ पर सेलेक्ट हो जाइए, तो आप जाके वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो अगला जो है टॉपिक कि भाई एज ए फ्रेशर अगर हम फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, एज ए फ्रेशर अगर आपको ज्वाइन इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाता है तो आपको अपना बेसिक स्ट्रांग रखना है। बेसिक स्ट्रांग रखना मतलब आप कॉलेज से गए, आपको इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए आपने जो पढ़ाई की है कि टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, डोजेस फॉर्म की डिफिनीशन क्या है, उनके टैबलेट के जो हमारा है, उनका टैबलेट के डिफरेंट इन प्रोसेस क्या होते हैं, इन प्रोसेस टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट्स क्या होता है, ग्लाइडेंट क्या होते हैं, बाइंडर्स क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, डीटी क्या होता है, फ्रेबिलिटी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, पूरी सीरीज है वीडियो की, जिसमें से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर्स को रेडी रखेंगे तो मैं 99% श्योर हूँ कि आपको कोई भी प्रोडक्शन के इंटरव्यू में आपको फेल नहीं करेगा। तो जल्दी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अब अगला क्या है, प्रोडक्शन की जो जॉब है ना वो शिफ्ट बेस ऑपरेशन है, ठीक है। शिफ्ट बेस ऑपरेशन है, 24/7 हमारा प्रोडक्शन रन करता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट और जनरल शिफ्ट, ये नॉर्मली शिफ्ट जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, और जनरल शिफ्ट होती है। अब मॉर्निंग शिफ्ट जो होती है वो सुबह 7 से 3 होती है, इवनिंग 3 से 11 होती है, और नाइट शिफ्ट 11 से 7 होती है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा वो जब उसका शिफ्ट एंड होगा, सेकंड शिफ्ट वाला आएगा, उसका चार्ज लेगा और एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। जब सेकंड शिफ्ट का एंड होगा तब तक थर्ड शिफ्ट वाला आ जाएगा, वो चार्ज लेगा और आगे की एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। फिर नाइट के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रोटेशन में जो है शिफ्ट हमारी चलती रहती है। जैसे किसी पर्सन की इस वीक फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट के बाद उसकी नाइट आएगी, नाइट के बाद सेकंड आएगी, फिर सेकंड के बाद उसकी फर्स्ट आएगी, फर्स्ट के बाद नाइट आएगी, नाइट के बाद सेकंड आएगी। तो ये रोटेशन रोटेट होता रहता है, हर वीक जो है आपकी शिफ्ट जो है वो चेंज होती रहती है। अगर आप फार्मा प्रोडक्शन में जॉब करने की सोच रहे हैं, वहाँ आने की सोच रहे हैं, तो आपको ये क्लियर कट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको शिफ्ट में ही नौकरी करनी पड़ेगी, कम से कम जब तक आप शिफ्ट इंचार्ज या सेक्शन हेड ना बन जाए, तो एटलीस्ट उस समय तक आपको शिफ्ट में ही आना है। अगर आप शिफ्ट की जॉब से कंफर्टेबल हैं तो आप फार्मा का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए। किसी कंपनी में तो ऐसा होता है कि जीएम लेवल के लोग भी शिफ्ट में आते हैं, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको जब वो बुलाना चाहे, जिस शिफ्ट में बुलाना चाहे वो बुला सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इस लेवल के बाद लोग शिफ्ट में नहीं आएंगे, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको शिफ्ट में, अगर प्रोडक्शन में आते हैं तो आपको शिफ्ट में ही नौकरी करनी है, एटलीस्ट 5-6 साल तक तो मिनिमम करना ही है। अब अगला क्या है, सुपरविजन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब लोगों के मन में ये रहता है कि भाई प्रोडक्शन में हम करेंगे क्या। तो प्रोडक्शन में आपका काम केवल सुपरविजन का है, ठीक है। अब
प्रोडक्शन में मैंने पहले आपको ही बताया कि रफ एंड टफ डिपार्टमेंट होता है। तो अगला क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है, 24/7 मशीनें चलती रहती हैं। तो आपका जो मुख्य कार्य है, आपका जो मेन वर्क है वो क्या है, आपको अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस जो चल रही है उसको सुपरवाइज़ करना है। आपको प्रोसेस को सुपरवाइज़ करना है और आपको ये इंश्योर करना है कि मेरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मेरा जो टेबलेट और कैप्सूल बन रहा है या मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, वो एज पर जो BMR में मेरे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जो लिमिट्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं, उसको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। हमारा काम इतना ही है कि हमारा जो भी स्पेसिफिकेशन या लिमिट BMR में दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये इसका सुपरविज़न हमको वहाँ पे करना है कि भाई उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई डिफेक्ट तो जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको उस प्रोसेस को सुपरवाइज़ करने के लिए आपको उस एरिया में उस मशीन के सामने खड़ा रहना पड़ता है जहाँ पे ये प्रोसेस चलती है। ये प्रोडक्शन की जॉब होती है, स्टैंडिंग जॉब होती है, आपको खड़े रह के काम करना है। एरिया के अंदर कोई भी टेबल कुर्सी आपको नहीं मिलती है बैठने के लिए, स्टैंडिंग जॉब रहेगी, ठीक है। और आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये इंश्योर करने के लिए कि मेरा जो प्रोडक्शन चल रहा है, टेबलेट कैप्सूल बन रहा है, वो एज पर स्पेसिफिकेशन बन रहा है। समय समय पर आपको इन प्रोसेस टेस्ट भी करते रहने पड़ेंगे, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, जैसा कि BMR में दिया कि 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, जो भी फ्रीक्वेंसी BMR में दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको उस फ्रीक्वेंसी पे उस टैबलेट्स का इन प्रोसेस भी करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल टैबलेट है तो उसका अपीयरेंस आपको चेक करना है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। कैपिंग, लेमिनेशन, एज चिपिंग, एज कुछ भी नहीं है, इस टाइप के डिफेक्ट, फिजिकल डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। आपको उसका वेट वेरिएशन करना है, आपको उसका DT करना है, उसका फायबिलिटी करना है, हार्डनेस करना है और थिकनेस करना है। ये इन प्रोसेस समय समय पे हमको करते रहना पड़ता है इंश्योर करने के लिए कि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इस पर BMR बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब अगला टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं एबिलिटी टू हैंडल मैन पावर या मैनेजमेंट स्किल। अब जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो आपकी मैनेजमेंट पावर या मैन पावर के हैंडल करने की जो क्षमता है ना, वो आप में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका काम क्या है, आप सुपरवाइज़र के रूप में कार्य करते हैं कि प्रोसेस को आपको सुपरवाइज करना है। तो अब आप सुपरवाइज़र काम करें तो आपके नीचे काफ़ी लोग होंगे, उसमें ऑपरेटर्स होंगे जो लोग काम करते हैं, जो कि मशीन चलाते हैं। तो आपके अंदर इन लोगों को हैंडल करने की, उनसे कैसे काम निकलवाना है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब ये जो मैन पावर आपके अंडर में काम कर रहा है उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपकी हर बात को मानना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कुछ मिस्टेक्स होती है। आपने कुछ बोला कि इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इसको ऐसा नहीं ऐसे करो, और उन्होंने उसको नहीं मान के दूसरे तरीके से कर दिया। तो इस केस में क्या हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है, आपकी जो एक्टिविटी चल रही है वो स्टॉप हो जाए, उसमें डिफेक्ट जनरेट होने लगे और एज पर BMR में जो स्पेसिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग वो टैबलेट या कैप्सूल ना बने। तो इसीलिए जो व्यक्ति आपके अंडर में काम कर रहा है उसके ऊपर आपका पूरा होल्ड होना चाहिए, आपकी हर बात को मानना चाहिए। अब उनसे कैसे काम आपको निकलवाना है, चाहे वो प्यार से निकलवाना है तो आप प्यार से निकलवाइए, ठीक है, या थोड़ा डांट फटकार करके निकालनी है तो डांट फटकार करके निकालिए। अल्टीमेट हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि जो काम हमको दिया गया है वो टाइम ड्यूरेशन में हमको करवाना है, उनसे करके लेना है बस। प्यार से माने तो प्यार से, डांट फटकार के माने तो डांट फटकार से। आपको दोनों फंडे अपनाने हैं अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि आपको जो काम दिया गया है वो टाइम ड्यूरेशन में वो काम कंपनी को चाहिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा कि भाई आदमी काम नहीं करवा पा रहा है लोगों से। अब अगला जो है प्रेफरेंस इज गिवन टू बॉयज़ इन फार्मा प्रोडक्शन। अभी ये शायद थोड़ा जेंडर वाइज हो जाएगा, लेकिन ये फैक्ट है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नॉर्मली जो कोर एरिया होता है वहाँ पे लड़कियों को प्रेफर नहीं करते, वहाँ लड़कों को प्रेफर किया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि शिफ्ट बेस ऑपरेशन होता है, थोड़ा टफ जॉब होती है, स्टैंडिंग जॉब होती है, ठीक है, और एवरी वीक शिफ्ट रोटेट होती है। तो अब लड़कियों को तो नाइट शिफ्ट में बुला नहीं सकते, मैक्सिमम कंपनियों में सेकंड शिफ्ट में भी नहीं बुलाते हैं, बट नाइट शिफ्ट में तो किसी कंपनी में सेकंड शिफ्ट में बुला सकते हैं, बट नाइट शिफ्ट में नहीं बुला सकते। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है, ठीक है, मान लिया कि कंप्रेशन सेक्शन है। अब कंप्रेशन सेक्शन में मान लिया कि हमारे पास 5 कंप्रेशन एरिया हैं, ठीक है, तो हर एक एरिया के लिए एक सुपरवाइज़र है, ठीक है।
तो पाँच एरिया के लिए एक शिफ्ट में 5 और 3 शिफ्ट में 15 सुपरवाइज़र हैं। अब ये सुपरवाइज़र हर वीक इनकी शिफ्ट रोटेट होगी। अब मान के ये चलो कि अगर इस 5 में से 4 लड़कियां आ गई, ठीक है, 4 लड़कियां आ गई, अब वो 4 लड़कियों को मजबूरी ये है कि हमको फर्स्ट शिफ्ट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 15 में से अगर 4 लड़कियां आ गई तो उन 4 लड़कियों को परमानेंट मुझे फर्स्ट शिफ्ट में ही रखना पड़ेगा। बाकी बचे 11 लोग। अब 11 लोगों में को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेकेंड और नाइट में। तो आप सोचिए कि उस 11 में से एक ही बंदे की शिफ्ट फर्स्ट आएगी, बाकी सेकेंड नाइट ही करेंगे। समझ में आया? तो ये एक बड़ी समस्या होती है, प्रैक्टिकल समस्या हमने देखी है सामने से। कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहाँ पे लड़कियाँ थी तो फर्स्ट में आती थी, बाकी लड़के बेचारे सेकंड नाइट ही करते थे, वो फर्स्ट शिफ्ट का मुंह ही नहीं देख पाते थे। और दूसरा क्या है कि रफ एंड टफ डिपार्टमेंट होता है, स्टैंडिंग जॉब होती है, ठीक है, तो लोगों से काम निकलवाना है। तो ये सब रीज़न की वजह से लड़कियों को जो प्रोडक्शन में कम प्रेफर करते हैं कंपेयर टू बॉयज़। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि भाई अगर आ गए तो फिर वो लोग सेकंड नाइट ही करते रहेंगे, उनका फर्स्ट शिफ्ट में रोटेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बॉयज़ को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू गर्ल्स, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज बात किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, उसमें लोग काम करते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, और आपके सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, सुपरवाइज़र का काम क्या रहता है, शिफ्ट बेस ऑपरेशन क्या होता है, मैनेजमेंट पावर क्या होता है, डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे वैसे वीडियो बनाता रहूँ। अगला जो अब टॉपिक आएगा वो आएगा फार्मेसी फ्रेशर एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जल्दी इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।